डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ चिक का अध्ययन करेंगे, अर्थात चूजे का परिवर्तन। जैसा कि इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग का अध्ययन किया था। एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग के अंतर्गत जितनी भी अवस्थाएं, जैसे कि गैमीट फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ टेडपोल लार्वा एवं मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग इत्यादि सभी की सभी क्रियाएं जल में ही संपन्न होती हैं। परंतु ज्यों ज्यों विकासीय क्रम बढ़ता गया तो उस समय समुद्र में एक बैटलफील्ड बन गया, जहां पर कि अनेकों इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज अनेकों वर्टिब्रेट्स, जिसमें कि न्यूमरस वैरायटीज ऑफ फिशेस एवं एम्फीबियन में एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक कंपटीशन चलने लगा, जिससे कि बचने के लिए उनमें रेस लगने लगी। और उस रेस से बचने के लिए कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स के प्राणियों ने बाह्य वातावरण में अर्थात स्थल पर रहने की कोशिश की, जिससे कि समुद्री बैटल में से बचा जा सके। उस अवस्था में एम्फीबियन के पश्चात रेप्टाइल्स, एवीज एवं मैमल्स में डेवलपमेंट की क्रिया या तो स्थल पर होने लगी या फिर मनुष्य वगैरह में या मैमल्स में, अधिकांश मैमल्स में फीमेल बॉडी के अंदर भ्रूण का निर्माण की क्रिया शुरू हुई। ज्यों ज्यों इवोल्यूशन की क्रिया बढ़ती रही त्यों त्यों इनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाने लगे। इस कारण प्राणियों को, जैसे कि वर्टिब्रेट्स को, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, एन एमनियोट्स और एवं सेकंड थे एमनियोट्स। एमनियोट्स प्राणियों में भ्रूण की प्रवर्धन में की सहायता के लिए अनेक प्रकार की विशेष प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं और ऐसे प्राणियों को एमनियोट्स कहते हैं। परंतु जिन प्राणियों में ये झिल्लियां नहीं विकसित होती उन प्राणियों को एन एमनियोट्स कहते हैं। एमनियोट्स के अंतर्गत मुख्यतः रेप्टाइल्स, बर्ड्स एवं मैमल्स आते हैं, जिनमें की परिवर्धन की प्रक्रिया या तो स्थल पर संपन्न होती है अथवा फीमेल बॉडी के अंतर्गत संपन्न होती है। ज्यों ही प्राणियों ने स्थल पर अंडे देने शुरू किए, उससे अनेक प्रकार के अनुकूलनों की संभावनाएं जागृत हो सकी, क्योंकि लैंड पर किसी प्रकार का दुश्मन का कोई डर नहीं था जो कि उनके अंडों का भक्षण कर सके, और न ही स्थल पर किसी प्रकार के जल की धारा का अथवा ऑक्सीजन की कमी का डर था जो कि डेवलपमेंट में अवरोध पैदा हो सके। इसलिए हम चिक डेवलपमेंट के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुर्गों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसमें मेल फाउल, जिसे कॉक अथवा रूस्टर कहते हैं, जबकि फीमेल को हैन कहा जाता है। मेल फाउल एवं हैन दो प्रकार के क्रमशः गैमीट पैदा करते हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटोजुआ अथवा स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल द्वारा ओवम अथवा अंडाणु का निर्माण होता है। मेल की अगर बात करते हैं तो मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। मेल फाउल में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि ओवॉइडल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और यह डॉर्सल बॉडी वॉल से मिजोर्किया द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं, जिसके अंतर्गत स्पर्म का मैच्यूरेशन
होता है। अगर हम मैच्योर स्पर्म की बात करें, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसके 3 भाग होते हैं। अपर भाग, जिसे कि हेड भाग कहते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। अगला नुकीला भाग एक्रोसोम कहलाता है, जबकि उसके पिछला भाग हेड कहलाता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है, जबकि हेड भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्रोसोम अंड कवच को डिसॉल्व करने में मदद करता है, जिससे कि अंडे में स्पर्म को प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। जबकि हेड भाग में सिलिंड्रिकल न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि डीएनए से निर्मित होता है। सेकंड पार्ट इसका मिडल पीस कहलाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जो कि एक स्पाइरल क्रम में पाई जाती हैं और यह स्पर्म को तैरने में मदद करती हैं। इसका पिछला भाग टेल कहलाता है, जो कि सिलिंड्रिकल होती है तथा टेपर्ड होती है और इसमें विशेष प्रकार का अक्षीय तंतु पाया जाता है। अगर हम मेल फाउल के स्पर्म की बात करते हैं तो इसका आकार लगभग 50 माइक्रोन होता है। दूसरे हम फीमेल मुर्गी की बात करते हैं, जिसे कि हेन कहा जाता है। हेन में भी एक जोड़ी ओवरी पाई जाती हैं, परंतु यह यंग अवस्था में होती है। जबकि मैच्योर फीमेल फाउल में सिर्फ एक फंक्शनल ओवरी तथा सिंगल ओविडक्ट होती है, जो कि लेफ्ट साइड में होती है, जबकि राइट साइड में पाई जाने वाली अंडवाहिनी एवं ओवरी स्ट्रीक के रूप में पाई जाती है, अर्थात रेखा के रूप में पाई जाती है। यह ओवरी डॉर्सल बॉडी वॉल से मीजोवेरियम द्वारा सस्पेंडेड रहती है और सिंगल ओवरी होने का महत्व यह है कि यह एक तरह से फ्लाइट एडेप्टेशन का उदाहरण होता है। ओवरी में ही विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में ओवम का मैच्योरेशन होता है, जिसके फलस्वरूप अंत में अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात ओवम का निर्माण होता है। ओवुलेशन की क्रिया कॉपुलेशन के दौरान ही होती है। अगर हम कॉपुलेशन की बात करें तो कॉपुलेशन के दौरान मेल फाउल फीमेल की बैक पर बैठ जाता है और उसी समय फीमेल फाउल अपने टेल को एलिवेट कर लेती है और अपने क्लोएका को अपवार्ड मूवमेंट में डायरेक्ट कर देती है और इसी समय मेल फाउल अपने टेल को डाउनवर्ड कर देता है और जिससे कि मेल एवं फीमेल के क्लोएका एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इसी समय मेल अपने स्पर्म को फीमेल के क्लोएका में ट्रांसफ़र करता है। जैसा कि आपको पता है कि मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अगर आप फर्स्ट पेपर में बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा कि पक्षियों में नर जनन अंग अनुपस्थित होता है। जैसा कि अपने इससे पूर्व की क्लासेस में अध्ययन किया है कि जब नर जनन अंग अनुपस्थित होता है तो उनमें बाह्य निषेचन होता है, परंतु पक्षियों में नर जनन अंग अनुपस्थित होने के बावजूद निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, जो कि फीमेल फाउल में ही संपन्न होती है। क्योंकि नर फाउल अपने स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के क्लोएका में स्थानांतरित करता है
और इस प्रकार के कॉपुलेशन को क्लोइकल किस का नाम दिया जाता है। कॉपुलेशन की क्रिया के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया मुख्यतः ओविडक्ट के एंटीरियर पार्ट अर्थात इनफंडिबुलम में संपन्न होती है और मेल द्वारा फीमेल बॉडी के अंदर स्खलित किए गए स्पर्म्स रेंगते हुए ओविडक्ट के अगले भाग में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि ओवुलेशन की क्रिया द्वारा प्राइमरी oocyte का उत्सर्जन होता है। जो ही स्पर्म प्राइमरी oocyte को टच करता है तो उसमें विदलन की क्रिया हो जाती है और स्कैंड विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर ओवम का निर्माण होता है और उसके बाद की क्रियाएं, चाहे वो विदलन की हो, ब्लास्टुलेशन हो, वे क्रियाएं अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन के लगभग 3 घंटे पश्चात क्लीवेज की क्रिया हो जाती है, परंतु क्लीवेज की क्रिया शुरू करने से पहले हमें अंडे की संरचना का अध्ययन करना है। यह विश्वविद्यालय प्रश्न पत्रों के आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगभग हर साल या तो अंडे की डायग्राम पर आधारित पूछा जाता है या इसका विस्तृत विवरण सहित इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुर्गी के अंडे का डायग्राम भली भांति पूर्ण विस्तार से बनाएं और इसका बार बार प्रयोग करें और जिससे कि आपको अंक प्राप्त करने में आसानी हो सके। अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करते हैं तो यह अंडा लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर आकार का होता है, जो कि ओवल शेप होता है। इसका अगला सिरा पॉइंटेड होता है, जबकि पश्च सिरा अपेक्षाकृत ब्रॉड होता है। अंडे की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका केंद्रीय भाग, जो कि अपेक्षाकृत आप देख रहे हैं डायग्राम में, गोलाकार रूप में होता है, जो कि अंडाणु कहलाता है। आपने भी घर पर कभी कच्चे अंडे को तोड़कर देखा होगा, तो उसमें अंडे को तोड़ने के पश्चात एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि अपेक्षाकृत पीले रंग की होती है। यही अंडे का पार्ट अंडाणु कहलाता है। एक यहां पर आपको यह बता दिया जाए कि अंडाणु व अंडे में क्या अंतर होता है। एग मेम्ब्रेन सहित अंडाणु को अंडा कहते हैं, यानी कि जिस ओवम के चारों तरफ एग मेम्ब्रेन्स अर्थात अंड झिल्लियां पाई जाती हैं उसे पूर्णतः अंडा कहते हैं, जबकि मध्य भाग जो कि पीले रंग का होता है उसे अंडाणु कहा जाता है। अंडाणु का व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मुर्गी का अंडा योग की मात्रा के आधार पर पॉलीलेसिथल होता है, अर्थात इसमें योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं योग के वितरण के आधार पर यह टीलोलेसिथल प्रकार का होता है, अर्थात योग दक्षिण ध्रुव की ओर अर्थात निष्क्रिय ध्रुव की ओर होता है, जिसे कि वेजिटल पोल कहते हैं। इसमें एक अपेक्षाकृत छोटा अक्षेत्र होता है जो कि लाल डॉट के रूप में दिखाया गया है। इसे ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं और इस डिस्क के नीचे एक केंद्रक पाया जाता है जिसे कि
न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ पेंडर के नीचे एक फ्लास्क नुमा शेप पाई जाती है जिसे नेक ऑफ लेटिविरा कहते हैं, जो कि अंडे के राइट साइड में दिखाई गई है। नेक ऑफ लेटिविरा का निचला भाग अपेक्षाकृत ब्रॉड होता है जिसे लेटिविरा कहते हैं। लेटिविरा के चारों तरफ व्हाइट योक एवं येलो योक एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं और कंसेंट्रिक रिंग के समान होते हैं, और पीला रंग का योक अधिक होने के कारण यह हमें पीले रंग का दिखाई देता है। अगर आप अंडे को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको काटकर अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर के भाग में पीले रंग का बॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है और उसके बाहर सफेद रंग की एल्ब्यूमन से निर्मित जर्दी पाई जाती है। क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि प्रोटीन को हीट करने पर, गर्म करने पर वो स्कंदित हो जाती है। अंडाणु के अगर हम केमिकल दृष्टि से अध्ययन करें तो इसमें योग लगभग 48.7%, जल की मात्रा 32.6%, फैट एवं फॉस्फोलिपिड की मात्रा लगभग एवं प्रोटीन की मात्रा लगभग 16% और कार्बोहाइड्रेट 1% एवं अन्य पदार्थ 1% पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी एवं ई। इसके बाद हम अगले भाग का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन जो कि अंडाणु के जस्ट बाहर पाया जाता है और यह दो स्तरों के रूप में विन्यासित रहता है, जिसका आंतरिक स्तर डेंस होकर स्पाइरली कॉइल्ड केलाजा का निर्माण करता है और केलाजा का निर्माण अंडे के अंडवाहिनी में घूमने के कारण होता है। एल्ब्यूमन का निर्माण ओविडक्ट के ऊपरी भाग मैग्नम में होता है। इसके पश्चात जो ही अंडा ओविडक्ट के दूसरे भाग में पहुंचता है तो यहां पर डेंस एल्ब्यूमन के बाहर की ओर थिन एल्ब्यूमन का निर्माण होता है। एल्ब्यूमन को हम अगर केमिकल कंपोजिशन के रूप में अध्ययन करें तो इसमें 85% जल होता है, जबकि 15% प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन में भी लगभग 95% एल्ब्यूमन पाया जाता है, जो कि गर्म करने पर स्कंदित होकर सफेदी में बदल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन एल्ब्यूमन के बाहर पाई जाती हैं, जो कि संख्या में 2 होती हैं और ये कवच झिल्लियां केराटिन फाइबर से निर्मित होती हैं। दोनों झिल्लियां अंडे के ब्रॉड भाग को छोड़कर बाकी 3 साइड पर आपस में चिपकी रहती हैं, जबकि चौड़े भाग में दोनों झिल्लियों के बीच में एयर स्पेस पाया जाता है, जो कि अंडे को टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ज्यों-ज्यों अंडा पुराना होता जाता है त्यों-त्यों एयर स्पेस बढ़ता जाता है। एयर स्पेस का निर्माण एग लेइंग के तुरंत बाद होता है। इसके बाद हम चलते हैं शेल अर्थात कवच। अंडे के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच पाया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि आउटर साइड की ब्लैक पट्टी के रूप में
दिखाया गया है। शेल में लगभग 7000 के आसपास पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स में कोलेजन प्रोटीन के समान प्रोटीनेशियस पदार्थ भरा रहता है और इन्हीं पोर्स के द्वारा ही ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान होता है और कवच अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी कवच की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंडों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः क्लीडोइक एग एवं नॉन क्लीडोइक एग कहते हैं। क्लीडोइक अंडे वो अंडे होते हैं जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जैसे कि रेप्टाइल्स के अंडे, एवीज के अंडे एवं प्रोटोथीरियन के अंडे, या फिर इनवर्टिब्रेटा में हमने इंसेक्ट के अंडों का अध्ययन किया था, वो भी क्लीडोइक अंडे कहलाते हैं। जबकि नॉन क्लीडोइक अंडे वो अंडे होते हैं जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच अनुपस्थित होता है, अर्थात इनवर्टिब्रेट्स के अंडे, कीटों के अंडों को छोड़कर, एवं लोअर कॉर्डेट फिशेस, एम्फीबियन एवं मैमल्स के अंडे। अगले चैप्टर में हम डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंतर्गत विदलन एवं ब्लास्टुलेशन की स्टडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।